हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एप्रोच जीपीएससी न्यू ऐप में। भारत की प्रमुख नदियाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपकी परीक्षा जैसे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम जैसे अन्य एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसमें बताए जाएंगे। यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप मुझे सपोर्ट कीजिए या मेरे चैनल को लाइक कीजिए। भारत में नदियों के दो प्रमुख श्रेणी हैं। तो नदियों के दो प्रमुख श्रेणी जो होता है, सबसे पहला हिमालय प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वहाँ पे भी है। हिमालय से अलग अलग रिवर्स निकलती हैं और प्रायद्वीप से अलग अलग रिवर्स निकलती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली रिवर कौन कौन सी है? इंडस हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, घाघरा, गंडक, ये सारी जो रिवर्स हैं ये हिमालय से निकलती हैं। वैसे ही प्रायद्वीपीय रिवर्स की बात करें तो नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब प्रायद्वीपीय रिवर मानी जाती है। जो हिमालय से नहीं निकलती है उसे प्रायद्वीपीय रिवर कहा जाता है और जो हिमालय से निकलती हैं उसे हिमालयन रिवर कहा जाता है। हिमालयन नदियाँ सदैव जलयुक्त होती है। हिमालय में बर्फ के ग्लेशियर्स हैं, इसी वजह से वहाँ की नदियों में लगातार पानी बहते रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। जब बारिश होती है तो प्रायद्वीपीय रिवर बहती हैं। गंगा नदी को इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। गंगा रिवर है जो कितना है, 25 मतलब 2525 किलोमीटर की लंबाई है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। गंगा नदी प्रणाली का उद्गम गोमुख ग्लेशियर से हुआ है। जो गंगा का उद्गम हुआ है वो गोमुख ग्लेशियर से हुआ है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी दाहिनी सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी इंडिया में कहा जाए तो यमुना को ही कहा जाता है। आगे चलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे पद्मा और उसके बाद मेघना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो बांग्लादेश और इंडिया दोनों देशों के मध्य बनता है। सदानीर नदी के रूप में गंडक प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गंगा नदी का संगम स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होता है, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबालेश्वरम से निकलती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। तापी नदी का उद्गम जो होता है सतपुड़ा पर्वत से होता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का जन्म होता है। भागीरथी का उद्गम जो होता है गोमुख ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा का उद्गम होता है सातोपन ग्लेशियर से होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, जिसे गंगा कहा जाता है। यमुना नदी का उद्गम जो होता है यमुनोत्री से होता है। यमुनोत्री जो ग्लेशियर से वहां से होता है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से 5 राज्य हो सकते हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और अगर इसके कैचमेंट एरिया को देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि यमुना जो है वहीं से होकर बहती है। तो ये 5 राज्य हैं जो जहां से होकर गंगा बहती है। घाघरा, गंडक, कोसी गंगा की प्रमुख बाई सहायक नदी है। यमुना, सोन, चंबल प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है। घाघरा गंडक कोसी गंगा की प्रमुख बाई सहायक नदी है। तो यमुना, सोन, चंबल प्रमुख सहायक नदी है। घाघरा गंडक को नेपाल की कदनाली कहा जाता है।
कोसी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में मिलती है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय क्षेत्र में होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। गंगा का डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर मेघना नदी का निर्माण करते हैं। गंगा को बांग्लादेश में जो है आपका पद्मा नाम से जाना जाता है। जब गंगा एंटर करती है तो उसे आप पद्मा नाम से जानते हैं, पर लेकिन जब ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के साथ मिल जाती है, तो उसे मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली का डेल्टा क्षेत्र लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा का कुल प्रवाह क्षेत्र लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। गंगा का जल क्षेत्र निकासी क्षेत्र भारत के लगभग 26% भूभाग को कवर करता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। गंगा नदी की लंबाई भारत में लगभग 2525 किलोमीटर मानी जाती है। गंगा नदी का अंतिम जो संगम है बंगाल की खाड़ी में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के चेमयोंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे यारलुंग सातपांगो भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय यह दिहांग कहलाती है। आसाम में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन यह तिब्बत और इंडिया और बांग्लादेश तीनों देश को मिलाकर होता है। भारत में इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित अवसाद की मात्रा विश्व में सर्वाधिक है। यह नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र बनाती है। दिबांग, लोहित और सुबनसिरी इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। असम के मैदान में नदी कई बार अपना मार्ग बदलती है। ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह तीव्र और घाटी चौड़ी होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी अत्यधिक उपजाऊ है। नदी पर कोपर परियोजना आसाम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उस नदी पर कोपर परियोजना है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली सिंचाई और जल विद्युत होने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते समय जमुना कहलाती है। एक पद्मा कहलाती है, एक जमुना कहलाती है। दोनों आगे चलकर मिक्स हो जाते हैं तो वो कहलाती है मेघना। एक पद्मा हो गया जो गंगा होता है, उसको पद्मा बोला जाता है, और इसको बोला जाता है जमुना। जमुना और पद्मा गंगा मिलकर मेघना कहलाती है। मेघना नदी बांग्लादेश में चाटा गांव के पास खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है। प्रायद्वीपीय नदी प्राचीन और स्थायी मार्ग वाली होती हैं। इनमें अधिकांश नदी पूर्व की ओर बहती है। भारत को जो एरिया का जो ढलान है, अगर मैप को देखेंगे तो ज़्यादातर एरिया भारत के इस ओर ढलती हुई दिखती है। जैसे ये हो गया घाघरा, आपका कोसी हो गया, दामोदर हो गया, गंडक आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, सबका ढाल इधर दिखता है। प्रमुख पूर्वगामी नदी जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसे नदियां हैं। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती पश्चिमी नदियां मानी जाती हैं। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र से होता है। गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर माना जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी जो है इंद्रावती, सबरी और मंजरी मानी जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है भीमा और तुंगभद्रा। महानदी का उद्गम जो है सियावा पर्वत छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी की लंबाई जो है 885 किलोमीटर मानी जाती है। 886 किलोमीटर एक्चुअली में। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। सॉरी, कावेरी नदी का उद्गम जो होता है आपका ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर मानी जाती है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदी जो है अमरावती और हेमवती है।
नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा घाटी गहरी और सकरी मानी जाती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ताप्ती नदी का संगम जो है खंबात की खाड़ी से होता है। साबरमती नदी का उद्गम जो है अरावली पर्वत से होता है। माही नदी भी अरावली पर्वत से निकलती है। माही नदी एक ऐसा रिवर है जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, दो बार काटती है। लूनी नदी राजस्थान का एकमात्र अंतरस्थलीय नदी है जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है, किसी खाड़ी या सागर में जाकर नहीं मिलती है। लूनी नदी का लवणी, अच्छा, उसको सलाइन रिवर भी कहा जाता है, लवणी नदी भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का जो डेल्टा है उर्वर और विस्तृत है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। जो आपका कृष्णा नदी है उसमें बहुत बड़ा जो डैम है उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध है। गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना चलाई जा रही है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाए गए हैं। कावेरी नदी पर मेट्टाटूर बांध प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध स्थापित किया गया है। वहीं तापी नदी पर उकई बांध बनाए गए हैं। साबरमती नदी पर घरोई बांध बनाया गया है। वही लूनी नदी केवल वर्षा ऋतु में ही बहने वाली रिवर मानी जाती है। महानदी का अधिकतर जल सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। महानदी जो रिवर है उसका पानी का उपयोग जल सिंचाई के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा भारत के सबसे उपज क्षेत्र में से एक माना जाता है प्रायद्वीपी पठार के लिए। कावेरी नदी विवाद जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, पांडिचेरी और केरल के मध्य है, पर मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में ज्यादातर होता रहता है। नर्मदा घाटी परियोजना भारत की बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। गोदावरी नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। प्रायद्वीपी पठार में सबसे बड़ा माना जाता है। कृष्णा नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपी नदी मानी जाती है। महानदी बेसिन में कोयला, खनिज और सिंचाई की संसाधन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। प्रायद्वीपी नदियों की ढाल कम होती है। जैसे हिमालयन रिवर की जो ढाल थी बहुत तीव्र थी और तेजी से आती है, इसी कारण बहुत सारे जलप्रपात और पानी की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, गहरी होती है। लेकिन प्रायद्वीपी नदियों का ढाल कम होता है, इसी कारण नदियां फैली हुई होती है, उथली होती है। भारत में कुल 20 से अधिक प्रमुख नदी बेसिन पाई जाती है। गंगा बेसिन सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। गोदावरी बेसिन दूसरा सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। गंगा नदी भारत की लगभग 25% जनसंख्या को जल प्रदान करती है। वही नर्मदा और तापी के बीच सतपुड़ा श्रृंखला स्थित है। कावेरी नदी का जल दक्षिण भारत में बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग होता है। महानदी डेल्टा उड़ीसा के तटीय मैदान पर बहती है। छत्तीसगढ़ से होकर निकलती है और घूमते हुए उड़ीसा होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र घाटी असम की उपज भूमि बनाती है। गंगा डेल्टा में सुंदरबन स्थित है। सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। गंगा नदी प्रणाली में भारत की सबसे घनी आबादी बसती है। देखो उत्तर प्रदेश बिहार की जनसंख्या कितनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसी कारण सबसे ज्यादा घनी आबादी गंगा नदी प्रणाली में बसती है। कोसी नदी का प्रवाह अक्सर बदलते रहता है, इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। घाघरा नदी गंगा की सबसे जल वाहन सहायक नदी मानी जाती है। सोन नदी का पाट चौड़ा और जल प्रवाह कम है, क्योंकि बाढ़ की समस्या आती है, इसी कारण इसका पाट चौड़ा हो जाता है, लेकिन जल प्रवाह की मात्रा कम रहती है। यमुना नदी दिल्ली, आगरा और प्रयागराज से होकर बहती है। ये प्रयागराज में आपकी गंगा नदी में संगम हो जाती है। गंगा नदी का जल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। गोदावरी पर अनेक सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। कृष्णा नदी बेसिन में शुष्क क्षेत्र भी शामिल होते हैं। महानदी बेसिन में चावल की खेती प्रमुख होती है, इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोला जाता है, लेकिन वो जियोग्राफिकल इंडेक्टर है, इस तरह से बना हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ का
जो मैदानी एरिया है, इसी कारण यहाँ पे जो धान की बुआई होती है, इसी कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है। कावेरी डेल्टा को भी वैसे ही धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि कावेरी के आसपास जो एरिया है, खास करके तमिलनाडु वाले एरिया में, यहाँ पे धान की फसल अच्छी होती है, इसी कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है। लूनी नदी थार मरुस्थल से होकर गुजरती है और वहीं लिप्त हो जाती है, उसे लवणी सेलाइन रिवर भी कहा जाता है। नर्मदा नदी में मार्बल्स जो रॉक्स होते हैं, मार्बल रॉक्स भेड़ाघाट में पाए जाते हैं। गोदावरी और कृष्णा समानांतर बहने वाली नदी मानी जाती है। गोदावरी अगर इस तरह से देखें तो यहाँ से गोदावरी रिवर होती है, तो ये कृष्णा रिवर भी लगभग लगभग दोनों एक दूसरे में समानांतर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह मानसून में अत्यधिक बढ़ जाता है। गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में शुरू किया गया था, नमामि गंगा परियोजना जो है 2004 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा को 2008 में घोषित किया गया था। गंगा को अगर राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था सरकार के द्वारा, तो वह उसको 2008 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन 2016 में हुआ था। गंगा नदी बेसिन का कुल क्षेत्र जो है 10,86,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्रफल लगभग लगभग 1,94,000 वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी बेसिन का लगभग लगभग 3,12,000 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। महानदी का 1,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कृष्णा नदी बेसिन का लगभग 2,85,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नर्मदा बेसिन लगभग लगभग 98,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कावेरी बेसिन लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माही जो बेसिन है आपका लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साबरमती की बात करें तो साबरमती भी लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लूनी रिवर जो है आपका 37,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नदियाँ भारत के कृषि तंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं और यही भारत में कृषि फसल उगाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। भारत की कुल नदी लंबाई जो है लगभग 15 लाख किलोमीटर अनुमानित माना जाता है। नदियों के किनारे सबसे प्राचीन सभ्यताएं बसी हैं, जिसे गंगा घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। गंगा नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। नर्मदा नदी जो है मध्य भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है। कावेरी नदी तमिलनाडु और की जीवन रेखा मानी जाती है। कावेरी नदी को तमिलनाडु और कर्नाटका की बोल सकते हैं, उसकी जीवन रेखा मानी जाती है। साबरमती नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है। नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। नदी न केवल सिंचाई बल्कि हाइड्रो पावर उत्पादन के लिए भी उपयोगी होता है। नदियों का अपवाह भारत में दो प्रकार का है, जिसमें पूर्वगामी और पश्चिमीगामी है। पश्चिमीगामी पूर्वगामी का मतलब होता है, अगर इस तरह से लें हम, तो इस तरह बहने वाले को बोलेंगे हम पश्चिमीगामी और इस तरह से बहने वाले रिवर को बोलेंगे आप पूर्वगामी। पूर्वगामी हमेशा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पश्चिमीगामी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा ताप्ती प्रणाली भारत की प्रमुख पश्चिमीगामी प्रणाली मानी जाती है। इसमें माही और साबरमती को भी लिया जा सकता है। पेरियार रिवर भी है, इसमें आता है। नदी के डेल्टाओं का क्षेत्र सबसे उपजाऊ होता है। नदियाँ जल परिवहन का महत्वपूर्ण साधन होता है। इसमें आसानी से आप ट्रेवल्स कर सकते हैं। गंगा नदी भारत में नौका वाहन योग्य प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है गंगा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 गोदावरी कृष्णा प्रणाली पर आधारित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है महानदी और ब्रह्म प्रणाली पर आधारित है। गंगा नदी में डॉल्फिन की विशेष प्रजाति पाई जाती है। गंगा नदी का जल चक्र मानसून से प्रभावित होता है। हिमालयी रिवर जो नदियां होती है बाढ़ से
प्रवीण होता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जब पानी बरसती है, पानी बहुत तेज गिरता है, तो बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ स्थिर प्रवाह करती हैं, क्योंकि ये वर्षा आधारित होती है। गंगा नदी में बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं और मार्बल्स रॉक्स भी पाया जाता है। कावेरी नदी की घाटी में ग्रेनाइट और नाइस चट्टानें पाई जाती हैं। महानदी में सिल्ट और दोमट मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। गोदावरी डेल्टा में धान की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अधिक होती है प्रायद्वीपीय पठार में। कृष्णा घाटी में गन्ना और चावल की प्रमुख प्रकार की खेती होती है। गंगा यमुना दोआब अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ पे बहुत अच्छे मात्रा में ये वर्ल्ड क्लास में सबसे बेस्ट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ एलोवेल साइल मिलता है। सोन घाटी में खनिज संपदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। लूनी नदी का जो अंतरण है, जो छिप जाता है लास्ट में, उसको रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। वहाँ रण ऑफ कच्छ में एक जगह है जहाँ पे लूनी रिवर बहकर आकर अंतर ध्यान हो जाती है। साबरमती नदी अहमदाबाद से गुजरती है। माही नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। घाघरा नदी का संगम जो है छपरा घाट बलिया से गंगा से होकर निकलती है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। गंडक नदी नेपाल से भारत में आती है। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई आसाम में 10 किलोमीटर तक होती है। गंगा नदी का पर फरक्का बैराज बनाया गया है। गंगा नदी का जल विद्युत केंद्र टिहरी बांध है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है और सीमा बनाती है। ब्यास और सतलज पंजाब की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। इंडस, जिसे हम सिंधु कहते हैं, नदी प्रणाली पश्चिमोत्तर भारत की प्रमुख नदी प्रणाली में से एक है, जो मानसरोवर से निकलकर भारत में प्रवेश करके आपका पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। इंडस नदी का उद्गम जो है मानसरोवर के पास सिगांगो खबाबा से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता इस नदी के तट पर बसी थी। सिंधु नदी पाकिस्तान में अबिसीन कहलाती है। झेलम नदी का उद्गम वेदीनाग कश्मीर से होता है। चिनाब नदी हिमालय के बारालाचा दर्रा से निकलती है। बारालाचा जो दर्रा है वो आपका हिमाचल वाले एरिया में है। रावी नदी हिमालय के कांगड़ा जिले से निकलती है। व्यास नदी का उद्गम जो होता है रोहतांग दर्रे से होता है। सतलज नदी का उद्गम जो है रक्साल ताल तिब्बत से होता है। सिंधु नदी जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस संधि के तहत भारत की पूर्व नदियां रावी व्यास सतलज दी गई है। इसके साथ जो इस संधि के तहत भारत को पूर्व की नदियां जो हैं उसमें रावी है, व्यास है और सतलज दिया गया है। वहीं पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब को एकाधिकार दिया गया है। तो भारत के पास 3 नदियां हैं, जिसमें रावी, व्यास, सतलज उसके अंदर है और पाकिस्तान के अंतर्गत है सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु नदी प्रणाली भारत की सबसे पुरानी नदी प्रणाली मानी जाती है। हिमालय नदियां बहुत गहरी घाटियां बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां उथली घाटी बनाती हैं। भारत का नदी तंत्र कृषि, परिवहन और संस्कृति पर आधारित है। तो इस तरह से रहे ये नदी घाटी की एक प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।